हेलो एवरीवन, हमारा लेसन चल रहा था इकोलॉजी का, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, क्लास 12 का। इसमें हमने ऑर्गेनिजम्स के बारे में, देयर एडाप्टेशन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम पॉपुलेशन से रिलेटेड जो मटेरियल है उसको कवर करेंगे। सो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, द नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सिमिलर स्पीसीज शेयर और कॉम्पीट फॉर अ सिमिलर रिसोर्स एंड इंटरब्रीड टू ईच अदर इज कॉल्ड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में देखा था कि किसी भी सिमिलर स्पीसीज की जो नंबर्स होते हैं एट अ पर्टिकुलर एरिया, एट अ पर्टिकुलर स्पेस, दैट वी कॉल द पॉपुलेशन। एंड उसकी पर्टिकुलर एरिया में डेंसिटी कितनी है, घनता कितनी है, कितनी widely they are found in particular area, that we also call the population density. So the organism of similar species या तो अपना इन्वायरमेंट, अपना रिसोर्सेज आपस में शेयर करेंगे या तो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करेंगे रिसोर्सेज को पाने के लिए। एज वेल एज ऐसी स्पीसीज जो इंटरब्रीड कर सकती है, इंटरब्रीड कर सकती है मीन्स दे आर प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिज्म बाय द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो उसको हमने पॉपुलेशन बोला। तो क्या जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ग्रो हो रहा है उसको हम पॉपुलेशन नहीं बोलेंगे? तो एक्चुअली बेटा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ग्रो हो रहे हैं उस कंडीशन में भी हम उस ऑर्गेनिज्म के जो नंबर्स है उसको पॉपुलेशन बोलते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। तो एग्जाम्पल इज द लोटस इन पॉन्ड। सपोज एक पॉन्ड है, उस पॉन्ड के अंदर आपके 50 लोटस है। सो 50 लोटस प्लांट, ओनली लोटस। सो 50 इज द पॉपुलेशन ऑफ लोटस। ओके एंड क्योंकि हमें पता है कि सेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस हो रहा है मीन्स बाय द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसका आपका न्यूली वैराइटीज डेवलप हो रही है। एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, सपोज ब्रेड के ऊपर फंगस डेवलप हो जाती है तो वो स्पोर्स के थ्रू आपका रिप्रोडक्शन करती है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है स्पोर्स के थ्रू। तो उस ब्रेड के ऊपर, पर्टिकुलर ब्रेड के ऊपर फंगस का जो कॉन्सेंट्रेशन है, फंगस का जो नंबर्स है, दैट वी कॉल द फंगस पॉपुलेशन ऑन अ पर्टिकुलर एरिया। ओके, सो पॉपुलेशन किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है, किस चीज़ों को हम बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन के लिए इंक्रीज कर सकते हैं या पॉपुलेशन को डिक्रीज कर सकते हैं या पॉपुलेशन के लिए बढ़ाने के लिए प्रॉपर है या पॉपुलेशन घटाने के लिए प्रॉपर है, ऑल दैट थिंग्स। ओके, सो पॉपुलेशन इज मेनली डिपेंड ऑन द बर्थ रेट। बर्थ रेट को ही हम नेटेलिटी भी कहते हैं। सेकंड है डेथ रेट, उसे हम मॉर्टेलिटी भी कहते हैं। सो डेथ रेट और बर्थ रेट काउंट करने का जो पैरामीटर है दैट वी कॉल द पर कैपिटा। पर कैपिटा डेथ रेट और बर्थ रेट आपका निकाला जाता है मीन्स पर एरिया के ऊपर कितना आपका बर्थ हो रहा है एंड कितना डेथ हो रहा है उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर। सो इसको निकालने का एक फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी में दिया है बेटा, और ये फॉर्मूले जो जितने भी एनसीईआरटी में फॉर्मूले दिए हैं इस लेसन से रिलेटेड नीट के कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बर्थ रेट को हम काउंट करेंगे एनुअल बर्थ अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे मैंने लोटस का एग्जांपल बताया था। सपोज लोटस का वहाँ पे 100 ऑफ द प्लांट्स है और अभी उसके अंदर 50 ऐड हुए तो मीन्स 150 आपका हो गया है इंटू 1000 पर 1000 प्लांट के पीछे अगर हमें निकालना है तो कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा दैट इज द बर्थ रेट ऑफ अ लोटस प्लांट इन दैट पॉन्ड। डेथ रेट मतलब कितने प्लांट्स खत्म हो गए, तो एनुअल डेथ एक साल के अंदर कितने डेथ स्पीसीज हो गई है। ओरिजिनल पॉपुलेशन कितना था लास्ट ईयर तक, उसका ओरिजिनल पॉपुलेशन का कितना था इंटू 1000 करेंगे तो पर 1000 हमें उसका नंबर मिल जाएगा। देन पॉपुलेशन डेंसिटी डी से रिप्रेजेंट की जाती है, उसका फॉर्मूला बनता है एन अपॉन एस। यहाँ पे एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द यूनिट्स, कितने यूनिट्स, कितने ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर आ रहे हैं, एंड एस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द स्पेस मीन पर्टिकुलर एरिया के अंदर सपोज 1 किलोमीटर तक का एरिया है तो 1 किलोमीटर तक के एरिया में कितने मैंगो ट्रीज आ रहे हैं, तो वो नंबर ऑफ द मैंगो ट्रीज अपॉन द एरिया और स्पेस। सॉरी, सेकंड जो चीज़ है, हाँ फर्स्ट तो बर्थ रेट है, सेकंड डेथ रेट है, थर्ड वाला जो चीज़ है जिसके ऊपर आपका पॉपुलेशन डिपेंड होता है दैट इज द सेक्स रेशो। एक्चुअली सेक्स रेशो इतना डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता बट तो भी सेक्स रेशो निकाला जाता है व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द ह्यूमन पॉपुलेशन। तो हम ये काउंट करते हैं कि पर 1000 मेल के पीछे कितनी फीमेल्स हैं या पर 1000 फीमेल के पीछे कितने मेल्स हैं एट अ पर्टिकुलर एरिया। इसके थ्रू हमें एक्चुअली उनके जो सेक्स है वो काउंट किया जा सकता है कि मेल है कितने हैं, फीमेल कितने हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका एज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट एट्रीब्यूट से एज डिस्ट्रीब्यूशन। सो एज को 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया है बेटा। प्री रिप्रोडक्टिव फेज, प्री रिप्रोडक्टिव फेज में 15 साल से नीचे के मीन्स चाइल्ड फेज आ जाती है। रिप्रोडक्टिव फेज इसमें 15 साल से 45 साल तक की उम्र तक आ जाता है क्योंकि इस दोनों रिप्रोडक्शन कैपेसिटी हायर रहती है। 45 सालों के बाद मेल्स में तो वो कम हो जाती है बट फीमेल्स में वो तो जनरली फिनिश होने की पॉसिबिलिटी रहती है आफ्टर द मेनोपॉज। देन थर्ड वन इज द पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज मीन्स मोर देन 45 ईयर्स, जिनका रिप्रोडक्शन एबिलिटी खत्म हो गई है
या तो रिप्रोडक्शन एबिलिटी कम हो गई है। ओके, सो ये 3 है। तो इस 3 के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हमने उसको पिरामिड के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, दैट वी कॉल्ड द एज पिरामिड। ये जो डायग्राम है आपके एनसीईआरटी में दी है एज पिरामिड की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। बोर्ड एग्जामिनेशन में इस डायग्राम को देख के बहुत सारे क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी है, इवन दो नीट एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इस पिरामिड को, इस एज के डिस्ट्रीब्यूशन को 3 पिरामिड में यहाँ पे रखा गया है। द फर्स्ट पिरामिड इज कॉल्ड एक्सपांडिंग पिरामिड। एक्सपांडिंग पिरामिड में आप देखो बेटा, प्री रिप्रोडक्टिव फेज जो है इसमें नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा, देन रिप्रोडक्टिव फेज में उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी कम हो गई, बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई, थोड़ी सी क्वांटिटी कम हो गई, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में और थोड़ी सी क्वांटिटी आपकी कम हो गई। तो ये जो ग्राफ दिखाई देगा ये आपको थोड़ा सा ट्रायंगुलर ग्राफ दिखाई देगा, ये ट्रायंगुलर डायग्राम दिखाई देगी। मीन्स आपका रिप्रोडक्शन रेट, पॉपुलेशन रेट कंटिन्यूसली इंक्रीज ही होता जा रहा है। पॉपुलेशन रेट कैसा हो रहा है? इंक्रीज ही होता जा रहा है। और यहाँ पे कंट्री का एग्जाम्पल है इंडिया। इंडिया में जो पॉपुलेशन का रेट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज ही होता जा रहा है। अगर हमने पीछे का थोड़ा सा डाटा देखा तो पीछे की तुलना में इंडिया में कंटिन्यूसली पॉपुलेशन आपका इंक्रीज हो रहा है। सेकंड है स्टेबल पॉपुलेशन या स्टेबल एज पिरामिड। स्टेबल एज पिरामिड में प्री रिप्रोडक्टिव फेज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, छोटा सा हल्का सा डिफरेंस आपको दिखाई देगा, जिसकी वजह से उसका जो डायग्राम बनती है, जो ग्राफ बनता है वो आपका बेल शेप ग्राफ बनता है, बेल शेप डायग्राम बनती है, जिसमें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एज का डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल है यूएसए में आपका प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव के जो नंबर ऑफ द पीपल्स है उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है क्वांटिटी के अंदर, नंबर के अंदर। नेक्स्ट है डिक्लाइनिंग एज पिरामिड। डिक्लाइनिंग एज पिरामिड आपको चाइना में देखने को मिलता है। हालांकि पहले चाइना में एक्सपांडिंग ही था, बट नाउ अब उनने अपने जो पॉपुलेशन है उसको इतना ज़्यादा कंट्रोल किया कि उनका जो ग्राफ है वो डिक्लाइनिंग बन गया। उसमें क्या होता है, प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज मतलब नंबर ऑफ द चाइल्ड जो होंगे कम हो जाएंगे, रिप्रोडक्टिव स्टेज सबसे ज़्यादा, एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज भी कम। तो ये अनइवन ग्राफ दिखता है, कोई प्रॉपर शेप उसका डेवलप नहीं होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द डिक्लाइनिंग एज पिरामिड। सो ये 3 एज पिरामिड जो एज डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर लोकेटेड या डिपेंडेंट है हम बोलेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आगे का क्या कंसेप्ट आता है आगे का पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स आता है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी। आगे का पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स आता है पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन साइज। क्या होता है देखते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी means how many number of the species of a how many number of the simi found in a particular area. Similar species found in particular area। और उसका सेकंड एस्पेक्ट आता है पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज डिपेंड ऑन द बायोमास। बायोमास मीन कितना एरिया उसने कवर किया है। तो एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है बनियान ट्री और पार्थेनियम प्लांट का। पार्थेनियम घास है बेटा कांग्रेस ग्रास, जिसे हम बोलते हैं गाजर घास, है ना, कांग्रेस ग्रास। और उस बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे 100 ऑफ द पार्थेनियम के प्लांट्स हैं। तो डेंसिटी कितना होगा, वो बड़ा से बरगद के पेड़ ने जितना क्वांटिटी घेरी है उतने एरिया के अंदर 100 ऑफ द पार्थेनियम प्लांट है। मीन्स पॉपुलेशन की डेंसिटी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो पार्थेनियम की संख्या वहाँ पे ज़्यादा है, और पॉपुलेशन की साइज़ के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो बरगद का पेड़ बड़ा है, मीन्स उसका बायोमास ज़्यादा है ना। तो कभी कभी पॉपुलेशन बायोमास के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जहाँ पे हम उसका नंबर काउंट नहीं कर सकते, कभी कभी नंबर काउंट नहीं करते, ऐसे कंडीशन में भी होता है, या फिर साइज एरिया बहुत ज़्यादा घेरा हुआ है तो। और कभी कभी उसका पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर भी कि कितने एरिया में कितना पॉपुलेशन आपको देखने को मिलता है। पॉपुलेशन बायोमास के ऊपर डिपेंडेंट आपका कल्चर प्लेट होती है, जो बैक्टीरिया की कल्चर प्लेट जो हम लेबोरेटरी के अंदर ग्रो करते हैं। तो सपोज़ आपकी कल्चर प्लेट, खाली कल्चर प्लेट का वेट है 5 ग्राम, और आपने उसको बैक्टीरिया का कल्चर को डेवलप किया, और बैक्टीरिया का कल्चर डेवलप करने के बाद आपने उसका वेट किया तो वो बढ़ गया आपका 15 ग्राम। पहले 5 ग्राम था, अब बढ़ गया 15 ग्राम। तो क्योंकि हमें बैक्टीरिया को तो काउंट कर नहीं सकते, क्योंकि माइक्रोब से दिखाई तो देते नहीं है, माइक्रोस्कोप में भी देखेंगे तो कितने काउंट करेंगे। तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, बायोमास निकालते हैं। तो 15 - 5 तो बचा 10 ग्राम। मीन्स 10 ग्राम जो होगा वो किसका वेट होगा, वो बैक्टीरिया के कल्चर का वेट होगा। तो इसके थ्रू भी पॉपुलेशन की डेंसिटी को निकाला जा सकता है। सो पॉपुलेशन डेंसिटी इज डिपेंड ऑन सॉरी बेटा, पॉपुलेशन डेंसिटी
डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी? पहले तो बर्थ रेट के ऊपर डिपेंडेंट होगी, पर एनम कितना बर्थ रेट हो रहा है, पर एनम मतलब हर एक साल में। दूसरा क्या होता है? इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन में क्या हो जाता है कि कहीं से पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर जगह में पर्टिकुलर समय तक रहने के लिए आती है, दैट वी कॉल्ड इमिग्रेशन। ओके, तो इसमें एग्जांपल दिया है आपका कि साइबेरिया में जब बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड हो जाता है विंटर में, तो वो साइबेरियन क्रेन जो है वो उड़ते राजस्थान के भरतपुर एरिया में आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है साइबेरिया की तुलना में। कुछ समय तक वहाँ पे रहते, कुछ समय तक मतलब जब तक रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, उनके बच्चे हो रहे, बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं। ओके, तो सब हो सकता है वो समय आपका 2 महीने का 3 महीने का, 4 महीने का भी हो सकता है ना। तो उस 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने के पीरियड में उस राजस्थान के भरतपुर एरिया के अंदर का जो क्रेन का पॉपुलेशन है वो तो बढ़ गया। मीन्स इस 2 कंडीशन में या तो बर्थ रेट होगा या तो इमिग्रेशन होगा, तो क्या होगा? पॉपुलेशन हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, और दूसरा है अगर डेथ रेट एंड इमाइग्रेशन। डेथ रेट मतलब अगर साइबेरिया के क्रेन के अंदर, साइबेरिया में जो क्रेन है 1000 क्रेन है, 1000 क्रेन में से 200 क्रेन सपोज मर गए, तो बचे 800 क्रेन। अब 800 क्रेन में से 500 क्रेन ने इमाइग्रेशन कर दिया भरतपुर वाले एरिया में। इमाइग्रेशन कर दिया मतलब उस एरिया को छोड़ के चले गए, तो बचे कितने? 200 तो वैसे भी गए थे, 800 में से 500 गए और 300 बचे, तो 300 वहाँ पे बचे। मीन्स आपका क्या हो जाता है? पॉपुलेशन डेंसिटी साइबेरिया की कैसी होगी? साइबेरियन क्रेन की साइबेरिया एरिया कितना हो गया? कम हो गया। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी को लो करता है या मिनिमाइज करता है। मीन्स पॉपुलेशन डेंसिटी बर्थ रेट और इमिग्रेशन से बढ़ जाती है, जबकि डेथ रेट और इमाइग्रेशन से घट जाती है। इमिग्रेशन एंड इमाइग्रेशन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन नियर अबाउट एक जैसा हो जाता है। बर्थ रेट को सपोज डेंसिटी को हमने एन से दिखाया बेटा, विद टाइम टी तो एन टी हो जाएगा। अब डेंसिटी एट टाइम टी, एन टी प्लस 1 में क्या होगा? डेंसिटी एट न्यू टाइम। नए टाइम की डेंसिटी हमें निकालना है, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 1 साल बाद, तो नया टाइम ऐड हो जाएगा उसमें। बी स्टैंड फॉर बर्थ रेट, डी स्टैंड फॉर डेथ रेट, I स्टैंड फॉर इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मीन्स कहीं से आपका पॉपुलेशन आ रहा है पर्टिकुलर जगह पे। ई स्टैंड फॉर इमाइग्रेशन और इमिग्रेशन। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है प्रोनाउंसिएशन में। ओके, तो फॉर्मूला क्या क्या बनेगा आपका? एन टी प्लस 1 इज इक्वल टू एन टी प्लस बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई, ये आपका न्यू फॉर्मूला बना। पर्टिकुलर एरिया का पॉपुलेशन हमें टाइम के साथ निकालना है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द पर्टिकुलर स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो ये जो फॉर्मूला है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको याद रखना। इसमें बी क्या स्टैंड करता है, डी क्या स्टैंड करता है, ई क्या, आई का क्या मतलब होता है, ई का क्या मतलब होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशो या फिर हम बोल सकते हैं कि आपका फॉर्मूला। ओके, इसके बेसिस पे इसके कुछ मॉडल्स बने हैं और उस मॉडल्स को हमने ग्रोथ मॉडल कहा है। तो 2 ग्रोथ मॉडल आपके एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किए गए हैं। 2 ग्रोथ मॉडल हैं, क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं ज़रा। ग्रोथ मॉडल क्या है आपके? पहला तो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। फर्स्ट है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसे हम बोलते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ। हम इसे बोलेंगे जियोमेट्रिक ग्रोथ। जियोमेट्रिक ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किस कंडीशन में होती है? कंडीशन क्या चाहिए उसके लिए? अनलिमिटेड रिसोर्स एंड नो प्रीडेटर।
अनलिमिटेड रिसोर्स एंड नो प्रीडेटर। प्रीडेटर मीन्स कोई भी उनको खाने वाला, उनके ऊपर की फूड चेन का जो अपर वाला पार्ट रहता है, जो अपर वाली ट्रॉपिक लेवल रहती है सॉरी, वो यहाँ पे नहीं चाहिए। और अनलिमिटेड सोर्स है, अनलिमिटेड सोर्स है। तो ऐसे कंडीशन में सपोज एक जंगल है ना, और उस जंगल में हिरन रहते। तो स्टार्टिंग में हिरन वहाँ पे 5 थे, अब उन्हें रिप्रोडक्शन कर दिया तो उनके 10 हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए। और हमें पता है कि हिरन को टाइगर खाता है, बट उस एरिया में एक भी टाइगर नहीं है, एक भी लॉयन नहीं है, कोई भी कार्निवोरस नहीं है। तो जो हर्बीवोर मीन्स जो डियर है, उनकी संख्या कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, है ना। तो उनका जो पॉपुलेशन कहलाता है दैट वी कॉल द एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन और जियोमेट्रिक ग्रोथ। बट ये पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया में हिरनों का ही राज होगा, डियर का ही राज होगा। मॉस्किटो की बात करेंगे तो मॉस्किटो की फीमेल एट वन टाइम 1000 एग ले करती है। अगर उनको खाने वाला कोई होगा ही नहीं तो पूरी दुनिया में इंसान का मॉस्किटो ही ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। ये कंडीशन हो जाती है। तो नेचर में हालांकि ये ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है, बट इस तरह की भी ग्रोथ होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। तो अगर उस ग्रोथ के रेट को हमें निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम? dn/dt। dn रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन डेंसिटी, dt रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो क्या लगाएंगे हम? फॉर्मूला क्या लगेगा उसका? देखो ज़रा। सो आपका फॉर्मूला लगेगा b - d इंटू n। B स्टैंड फॉर बर्थ रेट, D स्टैंड फॉर डेथ रेट और N स्टैंड फॉर द पॉपुलेशन डेंसिटी एट यूनिट टाइम। ओके, अब हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सिंस B - D को हमने R से रिप्रेजेंट किया तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाएगा। dn/dt इज इक्वल टू Rn। अब ये R क्या है यहाँ पे? R इज नथिंग बट द रेट ऑफ नेचुरल इंट्रेंसिक पॉपुलेशन, मतलब नेचुरली उनका बढ़ने का क्या रेट है, नेचुरली उनका घटने का क्या रेट है, उसके बेसिस पे ई को निकाला जाता है। उसकी लॉगरिथमिक वैल्यू होती है 2.71828। ये लॉगरिथमिक वैल्यू है। इस वैल्यू को इसके अंदर डाल के हम इस फॉर्मूले के थ्रू पॉपुलेशन डेंसिटी को काउंट कर सकते हैं। अब लॉगरिथम कैसे सॉल्व करते हैं ये मुझे नहीं आता, बट तो भी आपको लॉगरिथमिक वैल्यू उसकी लर्न करनी बेटा। एग्जाम्पल में एग्जाम में कभी कभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछने की पॉसिबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ MCQ वगैरह, है ना। ई क्या होता है, R क्या होता है, N0 क्या स्टैंड करता है, NT क्या स्टैंड करता है, यहाँ से भी बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और जियोमेट्रिक ग्रोथ में उसका ग्राफ कैसा बनता है? उसका जो ग्राफ बनता है, ग्राफ डेवलप होता है, वो होता है जे शेप्ड ग्राफ। जे शेप ग्राफ, जे शेप ग्राफ ड्रॉ करके देखें। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमने लिया टाइम, वाई एक्सिस पे हमने लिया नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ओके। सो इनको रोकने वाला कोई है नहीं, इनके पास प्रेडेटर कोई है नहीं, कंडीशन सब सूटेबल है, सब चीज़ें प्रॉपर मिल रही है, सब सूटेबल कंडीशन है, तो ऑब्वियसली इनकी ग्रोथ कैसी होगी बेटा? बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ओके, तो जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बनेगा जे शेप्ड ग्राफ। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने वाला तो कोई है ही नहीं, बट सॉरी, ये वाली कंडीशन आपको नेचर में नेचुरली तो देखने को मिलती ही नहीं है। तो ये वाली कंडीशन हमें देखने को कहाँ मिलेंगे? ये वाली कंडीशन हमें देखने को मिलती है, इसका एग्जांपल हम लेंगे बैक्टीरिया कल्चर इन पेट्री डिश। अगर लेबोरेटरी के अंदर किसी बैक्टीरिया का कल्चर करना है तो हम उसके अंदर मीडियम डालते हैं, जो ग्रोथ मीडियम होता है उनका, ओके। और उनके ऊपर खाने वाला तो कोई प्रेडेटर होता ही नहीं, तो वो उनका क्या करेगी, कॉलोनी उनकी ग्रो होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। तो उनका जो ग्रोथ रेट होगा वो एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक ग्रोथ होगा, क्योंकि सब चीज़ें सूटेबल है, कोई प्रेडेटर नहीं है, कोई ख़त्म करने वाला नहीं है। तो बैक्टीरियल कल्चर इन द पेट्री डिश, ये उसका एग्जाम्पल आता है। सेकेंड वाला मॉडल क्या है देखते। बहुत खांसी हो रही है यार। सेकेंड वाला मॉडल है लॉगरिथमिक मॉडल। लॉगरिथमिक नाम चेक करो एक बार, लॉजिस्टिक है, सॉरी लॉजिस्टिक मॉडल, और इसे हम बोलेंगे सिग्मॉइड मॉडल। कंडीशन क्या होगी लॉजिस्टिक मॉडल और सिग्मॉइड मॉडल में? कंडीशन क्या होगी? लिमिटेड सोर्स, लिमिटेड रिसोर्स एंड प्रीडेटर्स। मीन्स उनके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो भी लिमिटेड है और प्रीडेटर्स भी हैं, फूड चेन का अगला ट्रॉपिक लेवल भी उनके पास अवेलेबल है, तो उनकी पॉपुलेशन को बढ़ने नहीं देगा। और यही वाला घर नेचर में जितने भी पॉपुलेशन है वहाँ आपको देखने को मिलता है,
यही वाला कर्व आपको देखने को मिलता है। एंड दैट्स वाई द पॉपुलेशन ऑफ द पर्टिकुलर स्पीसीज इन द नेचर इज मेंटेन। इसी की वजह से तो पॉपुलेशन मेंटेन होता है। तो सपोज फिर से हम हिरन के ऊपर आते, डियर के ऊपर आते। 50 डियर्स है, 50 डियर, वहाँ पे एक शेर है ना, और जंगल का एरिया लिमिटेड है। तो 50 डियर में शेर है, तो कुछ डियर को सपोज शेर ने खा लिया तो उनकी डेथ हो गई, पॉपुलेशन मिनिमाइज हो गई। अगर उनने बहुत सारा रिप्रोडक्शन किया तो क्योंकि उनके पास हर्बीवोरस से खाने के लिए एरिया लिमिटेड है, तो रिसोर्स कम होने की वजह से वहाँ पे भी डेथ होने की पॉसिबिलिटीज़ हो जाएगी। तो नेचुरली वहाँ से भी उनकी पॉपुलेशन घट जाएगी। मींस उनका जो पॉपुलेशन घटने का एक रीज़न क्या होगा कि जो सोर्सेस है उनके पास, जो रिसोर्सेस है वो कैसे लिमिटेड है। तो आपस में इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन चलेगा कि कौन ज़्यादा घास खाता है, कौन कौन से एरिया में ज़्यादा न्यूट्रिशन लेता है। ओके, और अगर एक की जगह 2 शेर होंगे तो उनके आपस में चलेगा, कॉम्पिटिशन चलेगा कि कौन ज़्यादा डियर खाता है। ओके, तो ये एक इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, एक एरिया आ जाएगा उसके अंदर। और दूसरा रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो ऑब्वियसली जो ग्रोथ है क्या होगा, जो ग्रोथ होगी dN/dt, हम काउंट कैसे करेंगे, NT माइनस प्लस माइनस, माइनस भी नहीं प्लस भी नहीं, डायरेक्टली आ जाएगा बेटा, इंटू K+1/K, K+1/K, K+1 नहीं सॉरी, K-N, K-N/K। N तो हमें पता है, N तो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम एरिया। R भी आ जाएगा यहाँ पे, R मीन्स आपका RN आ जाएगा। RN इज इक्वल टू K-N/K। सो R तो हमें पता है इंट्रिंसिक रेट, N ये जो हमारा नेचुरल पॉपुलेशन डेंसिटी, K स्टैंड फॉर कैरिंग कैपेसिटी, इस K स्टैंड फॉर कैरिंग कैपेसिटी मीन्स पर्टिकुलर एरिया में कितने ऑर्गेनिज्म को कैरी करने की एबिलिटी है, कितनी ऑर्गेनिज्म को कैरी करने की कैपेसिटी है, दैट वी कॉल द कैरिंग कैपेसिटी। तो उसका जो ग्राफ बनेगा बेटा, वो ग्राफ बनेगा, वो कैसा बनेगा, सिग्मॉइड ग्राफ बनेगा। सिग्मॉइड ग्राफ को ये हम बोलते हैं एस शेप्ड ग्राफ, एस शेप्ड है। देखो कैसे, अगेन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को रखा, वाई एक्सिस को हमने नंबर ऑफ इंडिविजुअल को रखा। तो सपोज फिर से जंगल के ऊपर आ जाते हैं। उस जंगल में पहले 2 ही हिरन थे, 2 ही डियर थे। तो 2 डियर के पास इतना सा बड़ा जंगल है, तो बहुत सारी ग्रास मिल जाती है उनको खाने के लिए। तो उन्हें अच्छे से रिप्रोडक्शन, मतलब सोर्सेस उनके पास उनके हिसाब से अनलिमिटेड है। तो उनका जो डेवलपमेंट हुआ या उनकी जो ग्रोथ हुई कैसे हुई, हाई हो गई, इंक्रीज हो गई, और उन्होंने बहुत सारा रिप्रोडक्शन कर दिया। अब 2 की जगह वहाँ पे क्या हो गया, एरिया लिमिटेड है, अब 2 के 200 हो गए, 2 के 200 हो गए। अब एरिया लिमिटेड, एरिया तो उतना ही है, नंबर बढ़ गया ना, पॉपुलेशन बढ़ गया, डियर का एरिया तो नहीं बढ़ा। तो एरिया नहीं बढ़ा मतलब रिसोर्सेज कैसे हो गए यहाँ पे, अब लिमिटेड हो गए। पहले तो अनलिमिटेड थे क्योंकि 2 ही डियर थे, अब अनलिमिटेड हो गए। तो फिर उनका पॉपुलेशन कैसा हो जाएगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, घटेगा तो नहीं, घटेगा नहीं, बढ़ता नहीं जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो है बेटा, ये ऐसे शेप बन रहा है आपका, ये ऐसे शेप बन रहा है। तो इस ग्राफ को कहा जाता है सिग्मॉइड ग्राफ। मीन्स नेचर के अंदर वन ऑर्गेनिज्म मेंटेन द पॉपुलेशन ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। उसी को आपका फूड चेन और फूड वेब के थ्रू बताया गया है कि वन ऑर्गेनिज्म प्रे होता है तो दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रीडेटर होता है, मतलब वन ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। इन शॉर्ट, कार्निवोरस मेंटेन द पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोरस, कार्निवोरस मेंटेन द पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोरस एंड हर्बीवोरस मेंटेन द पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स, है ना। तो ये एक दूसरे के पॉपुलेशन मेंटेन करते हैं। फिर से हम मॉस्किटो के ऊपर आते हैं। मॉस्किटो एट वन टाइम 1000 एग ले करते हैं। अगर जियोमेट्रिक हिसाब से अगर हम देखें तो उनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, बट क्या होता है कि मॉस्किटो को एग लेइंग करने के लिए पानी चाहिए, बिना पानी के वो एग लेइंग करती नहीं। अपने अंडे जब वो स्टैग्नेंट वाटर के ऊपर देती है तो स्टैग्नेंट वाटर में बहुत सारी मछलियों के लार्वा होते हैं, बहुत सारी फ्रॉग के लार्वा होते हैं। तो ये मछलियों के लार्वा और फ्रॉग के लार्वा का खाना ही मॉस्किटो के अंडे होते हैं। तो आधे से सपोज उन्हें 1000 एग ले करा एक मॉस्किटो ने, तो उससे से 500-600 एग तो वो खा डालती है, जो लार्वा है खा डालती है। तो बच्चे कितने उनके पास, 500-600 एग। उसमें से भी कुछ फूट जाते हैं, कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कुछ हैच नहीं हो पाते हैं, और कुछ आपके 200-300 मुश्किल से एग आपके हैच हो पाते हैं। मीन्स नेचुरली उनका पॉपुलेशन वहाँ पे मेंटेन होता है। सिमिलर कंडीशन एप्लीकेबल फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म, सिमिलर कंडीशन एप्लीकेबल फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म मीन्स सभी के साथ यही चीज़ होती है। इसके थ्रू, लॉजिस्टिक मॉडल के थ्रू, सिग्मॉइड मॉडल के थ्रू पॉपुलेशन को मेंटेन किया जाता है। सो दीज आर द पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, ये पॉपुलेशन आपके एट्रीब्यूट्स थे।
अब पॉपुलेशन का नेक्स्ट स्टेप क्या है? पॉपुलेशन का नेक्स्ट स्टेप क्या है देखिए ज़रा। ग्रोथ मॉडल के बाद आपका टॉपिक आता है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, और ये इस लेसन का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम थोड़े से जो एग्जाम्पल्स आते हैं जो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, कॉमोफ्लेग, वो सब देखेंगे आपके। सो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ की कंटिन्यूटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? रिप्रोडक्शन के ऊपर। किसी भी स्पीसीज की कंटिन्यूटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? रिप्रोडक्शन के ऊपर। सो अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास रिप्रोडक्शन का फिटनेस है, रिप्रोडक्शन का फिटनेस है मीन्स फिजिकली फिट है और वो बहुत अच्छा क्वांटिटी में रिप्रोड्यूस कर पाता है, तो दैट वी कॉल द रिप्रोडक्टिव फिटनेस। और इस रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बेसिस पे ही इसे ही कहा जाता है डार्विनियन फिटनेस। डार्विनियन फिटनेस ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि कंसेप्ट किसने रखा था? इवोल्यूशन का। इवोल्यूशन का कंसेप्ट रखा था डार्विन ने। क्या बोला था उनने बोला था कि जो फिजिकली फिट ऑर्गेनिजम्स हैं वो सर्वाइव कर पाते। डार्विन के थ्योरी के अनुसार फिजिकली फिट ऑर्गेनिज्म नेचर के अंदर सर्वाइव कर पाते। तो यहाँ पे उनने क्या लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में बोला है कि जो रिप्रोडक्टिवली फिट है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिप्रोडक्शन करेगा, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिप्रोडक्शन करेगा तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बनाएगा, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बनाएगा तो बहुत सारी पॉपुलेशन होती जाएगी, है ना। ये चीज़ें आपकी होती जाएगी। तो ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये डिपेंड है उनकी रिप्रोडक्शन रेट के ऊपर। दैट थिंग्स इज डिपेंडेंट ऑन द रिप्रोडक्शन रेट। सो रिप्रोडक्शन रेट क्या होता है? कुछ ऑर्गेनिज्म क्या बेटा करते हैं, वो लाइफ टाइम में एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं। वन टाइम रिप्रोडक्शन इन लाइफ टाइम। उनकी जो पूरा लाइफ टाइम है उसमें एक ही बार रिप्रोडक्शन करेंगे। कौन है? पैसिफिक सैल्मोन। पैसिफिक सैल्मोन एग्जाम्पल है ये, और बाम्बू ये भी एग्जाम्पल है उसका। पैसिफिक महासागर के अंदर जो सैल्मोन मछली मिलती है वो लाइफ टाइम में एक ही बार रिप्रोडक्शन करती है, तो ऑब्वियसली उनका जो क्या बोलेंगे हम, पॉपुलेशन है वो कैसा होगा? कम होगा। पॉपुलेशन कम है, सर्वाइवल के चांसेस वहाँ बढ़ जाते हैं क्योंकि पॉपुलेशन मेंटेन भी तो करना है। दूसरा है सम ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस लाइफ टाइम। लाइफ टाइम में कभी भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और लाइफ टाइम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? बर्ड्स एंड मैमल्स। मैमल्स में सभी मैमल्स आएंगे, कुत्ता, बिल्ली, डॉग, हॉर्स, है ना, ह्यूमन बीइंग आल्सो, एंड बर्ड्स, ये भी लाइफ टाइम आपका रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स वंस इन अ ईयर like your lizard, some organism 2 times in a year like your dog and cat, है ना। तो ये ऐसे आपके एक साल में एक बार, साल में 2 बार, इस तरह से रिप्रोडक्शन, या साल भर कभी भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके अनुसार उनका पॉपुलेशन जो रहता है, पॉपुलेशन रेट रहता है, पॉपुलेशन साइज रहती है, वो आपकी प्रिपेयर्ड होती है। ये उसके अनुसार उनकी पॉपुलेशन साइज प्रिपेयर्ड हो। वन मोर थिंग क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत सारी पॉपुलेशन करते हैं पर साइज कैसी रहती है? छोटी छोटी रहती है। जैसे मॉस्किटो का एग्जाम्पल बताया, reproduction high, reproduction rate is high but size small. Example है mosquito and oyster. सब क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन रेट लो, लेस, रिप्रोडक्शन रेट लेस बट साइज बिग। साइज बिग एग्जाम्पल है बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स एंड मैमल्स एट अ टाइम कितने बच्चे दे सकते हैं? एक देंगे, या ह्यूमन बीइंग होगा तो 1 या 2 ज़्यादा से ज़्यादा, अगर जुड़वा हो जाते, ट्विंस कंडीशन हो जाती तो। कुत्ता बिल्ली होगा तो एट अ टाइम 1 4 to 3 to 4 5। ओके, सो क्वांटिटी कम हो जाएगी बट साइज बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे मॉस्किटो के अंदर क्वांटिटी बहुत है, एट वन टाइम 1000 एक लेती है, बट ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे साइज है। तो ये भी रिप्रोडक्शन को, पॉपुलेशन को शो करता है। ये सब चीज़ें आपकी पॉपुलेशन को शो करती है। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन बताती है पॉपुलेशन के ऊपर रिप्रोडक्शन का रेट। आपस में 2 ऑर्गेनिज्म क्या इंटरेक्शन करते हैं
है ना। आपस में दो ऑर्गेनिज्म क्या इंटरेक्शन करते हैं और किस ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन किस ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल है, फ़ायदे का है या नुकसान का है, या कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये कंडीशन आपका लास्ट टॉपिक है इस एरिया का। इंटरेक्शन बिटवीन द पॉपुलेशन, ये पढ़ेंगे हम टॉपिक के अंदर। टॉपिक का नाम है इंटरेक्शन बिटवीन द पॉपुलेशन। ओके, क्या होता है? इंटरेक्शन बिटवीन पॉपुलेशन, इसमें क्या होगा? अगर बेनिफिशियल फॉर बोथ, अब बोथ यहाँ पे बोथ ऑर्गेनिज्म की बात करी मैं, मीन्स दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रह रहे हैं और दोनों एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद है, दोनों एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद है, तो उसको हम प्लस साइन से दिखाते है ना, दोनों फ़ायदेमंद है। दूसरा है वर्ड क्या है उसके लिए जो नुकसान क्रिएट करता है? दूसरा है नो वन बेनिफिशियल फॉर ईच अदर, या फिर हम बोलेंगे हार्मफुल फॉर ईच अदर। एक दूसरे को एक दूसरे से कोई भी फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही नुकसान है, तो उसको हम शो करेंगे माइनस साइन से। नो इफेक्ट टू ईच अदर, नो इफेक्ट टू ईच अदर, उसको रिप्रेजेंट करेंगे जीरो से। मतलब तुम यहाँ रह रहे हो, मैं यहाँ रह रहा हूँ, तुझे मुझे कोई मतलब नहीं एक दूसरे से, तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल, दैट वी कंडीशन वी कॉल्ड द न्यूट्रल कंडीशन। सो न्यूट्रल कंडीशन को हमने जीरो से रिप्रेजेंट किया, न्यूट्रल कंडीशन को हमने जीरो से। इसके बेसिस पे एक आपका टेबल बनता है। टेबल में क्या है? स्पीसीज़ के बीच का इंटरेक्शन हमें दिखाना है। तो हमने दो स्पीसीज़ ली, स्पीसीज़ ए और स्पीसीज़ बी। अगर स्पीसीज़ ए और बी साथ में रह रही है और स्पीसीज़ बी ए को बी से फ़ायदा है और बी को ए से फ़ायदा है, तो हमारा साइन बनेगा प्लस का, और दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन को कहा जाता है म्यूचुअलिज्म। उस इंटरेक्शन को कहा जाता है म्यूचुअलिज्म, मीन्स दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियली म्यूचुअल है। म्यूचुअल है मतलब एक दूसरे का फ़ायदा करवाते हैं। अब दूसरी एक ए स्पीसीज़ है और बी स्पीसीज़ है, दोनों एक दूसरे के लिए नुकसानदायक है, दोनों एक दूसरे के लिए नुकसानदायक है। इसका होना उसके लिए हार्मफुल है और बी स्पीसीज़ का होना ए के लिए हार्मफुल है। तो इंटरेक्शन कहलाता है कॉम्पिटिशन। इंटरेक्शन कहलाता है कॉम्पिटिशन। ए स्पीसीज़ के लिए बी का होना फ़ायदेमंद है, बट बी स्पीसीज़ के लिए ए का होना फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसानदायक है। ए के लिए तो फ़ायदेमंद है, बी के लिए नुकसानदायक है। प्रोसेस कहलाती है प्रीडेशन। प्रीडेशन फिर से ए के लिए फ़ायदेमंद है और बी के लिए नुकसानदायक है। इंटरेक्शन कहलाता है पैरासिटिज्म। इंटरेक्शन कहलाता है पैरासिटिज्म। ए स्पीसीज़ के लिए फ़ायदेमंद है, बी स्पीसीज़ को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ए के लिए फ़ायदेमंद है, बी स्पीसीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एग्जाम्पल है कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म। अब ए स्पीसीज़ के लिए नुकसानदायक है बी स्पीसीज़ का होना, और बी स्पीसीज़ के लिए तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मीन्स ए और बी साथ में रह रही है तो बी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ए मेरे साथ रहता है या नहीं रहता, बट ए को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ए को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि बी मेरे साथ क्यों रह रहा है, इसकी वजह से मुझे नुकसान ही नुकसान है। तो इंटरेक्शन कहलाता है अमेंसेलिज्म। इंटरेक्शन कहलाता है अमेंसेलिज्म। तो ये है बेटा आपके पॉपुलेशन इंटरेक्शन। इस पॉपुलेशन इंटरेक्शन को अब हमें वन बाय वन देखना है कि किस तरह से आपस में वो इंटरेक्ट होते हैं। सो फर्स्टली वी स्टार्ट विथ म्यूचुअलिज्म। इसमें एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स भी दिए आपको, वो भी कवर हम करते हैं। ओके, म्यूचुअलिज्म मीन्स रिलेशन बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म विच आर बेनिफिशियल टू बोथ ऑफ देम। सो रिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स beneficial for both. That condition we call the mutualism. So some examples जो आपके NCERT में दिए हैं,
फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है लाइकेन का। लाइकेन बहुत कॉमन स्ट्रक्चर है बेटा, जो आपको आपके घर के जो खड़े मसाले हैं उसमें भी देखने को मिल जाएगा। पत्थर के ऊपर जनरली ग्रो करता है, रॉक एरिया के ऊपर, रॉकी एरिया के ऊपर आपका ग्रो करता है। लाइकेन क्या है? लाइकेन इज द एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड अलगी। अलगी में स्पेशल अलगी कौन सी? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया सॉरी, और ब्लू ग्रीन अलगी, इन दोनों का आपस में एसोसिएशन है और दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है। फंगी आपका अलगी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाता है एब्सॉर्ब करने के लिए, और अलगी फोटोसिंथेसिस करता है तो फूड मटेरियल प्रोवाइड करता है, एज वेल एज कॉमनली साथ में रहते हैं तो शेल्टर आपका आपस में क्या बोलेंगे हम, शेल्टर आपस में कॉमनली शेयर करते हैं। ओके, सो वन एग्जाम्पल ऑफ देम। सेकंड एग्जाम्पल है आपका माइकोराइजा। माइकोराइजा, इट इज द एसोसिएशन बिटवीन द फंगी एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। रूट्स ऑफ हायर प्लांट में कैटेगरी कौन सी आएगी आपकी? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। उसमें कैटेगरी आएगी जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के रूट्स के अंदर फंगी रहती है एंड दोनों का आपस में जो एसोसिएशन होता है, दैट एसोसिएशन वी कॉल द माइकोराइजा। सो सेम कंडीशन, फंगी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवा देती है, उसके बदले में रूट्स उसको रहने के लिए जगह देती है और खाने के लिए फूड मटेरियल देती है। तो दोनों के लिए बेनिफिशियल एसोसिएशन है। कभी कभी इस कंडीशन को हम एज ए सिम्बायोसिस एसोसिएशन में भी काउंट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम सिम्बायोसिस एसोसिएशन में काउंट करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि म्यूचुअलिज्म एंड सिम्बायोसिस एसोसिएशन इज नथिंग बट द सिमिलर स्ट्रक्चर। सो थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड है प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स में क्या होगा? एनिमल्स में इंसेक्ट, देन योर एंट, देन बर्ड्स, एनिमल्स, बहुत सारी कैटेगरी आ जाएगी। हेल्प क्या होता है एक दूसरे के लिए? हेल्पफुल क्या है? फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन ये कैटेगरी तो प्लांट से रिलेटेड है, मीन्स प्लांट्स के लिए एनिमल बेनिफिशियल है कि वो उसको पॉलिनेट करने के लिए हेल्प करते हैं। एनिमल्स को उससे क्या फ़ायदा है? एनिमल्स जैसे अगर हम हनी बी की बात करेंगे या फिर हम बटरफ्लाई की बात करेंगे कि जब वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर विजिट करते हैं तो उनको उसके बदले में, पॉलिनेशन करने के बदले में अवार्ड मिलता है फ्लावर के थ्रू। कौन सा अवार्ड मिलता है? इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर। इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर, नेक्टर कलेक्ट करते हैं, उनको नेक्टर खाने को मिल जाता है। एनिमल्स के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उनको भी अवार्ड मिलता है, और अवार्ड किस फॉर्म में मिलता है? इन द फॉर्म ऑफ स्वीट फ्रूट्स। फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स के थ्रू भी, जैसे बैट के द्वारा जो पॉलिनेशन किया जाता है बेटा, तो सॉरी, तो बैट जनरली प्लांट्स के ऊपर विजिट क्यों करते हैं? फ्रूट खाने के लिए। तो फ्रूट खाने के दौरान पॉलिनेशन भी करते हैं और उनको भी फ्लावर के प्लांट्स की तरफ से फ़ायदा हो ही जाता है। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन है, सॉरी फोर्थ वन है यहाँ पे फिग प्लांट, फिग एंड वैस्प। वैस्प एक तरह का इंसेक्ट कैटेगरी है जो फिग प्लांट के फ्लावर्स के अंदर रहती है। तो फिग प्लांट जब पॉलिनेशन करना है, फिग प्लांट का जब फ्रूट डेवलप होता है बेटा, फ्रूट, तो उस फ्रूट का जो प्लेस है, दैट प्लेस इज़ वेरी हेल्पफुल, बोलेंगे हम हेल्पफुल या फिर बेनिफिशियल फॉर एग लेइंग ऑफ द फीमेल वैस्प। तो फीमेल वैस्प वहाँ पे रहना पसंद करती है क्योंकि वो एग लेइंग करने के लिए उसको सबसे सेफ प्लेस लगती है। तो क्योंकि फीमेल वैस्प वहाँ पे रहता है तो मेल वैस्प उसको ढूंढते आ ही जाता है फॉर द मेटिंग पर्पज़, और जब वो उसके अंदर एंटर करता है तो उनकी एक्टिविटी के थ्रू उनका पॉलिनेशन हो जाता है, किसका? फिग प्लांट का। और पॉलिनेशन होने के बाद जब फ्रूट डेवलपमेंट होता है तो फ्रूट डेवलपमेंट के दौरान फीमेल जो वैस्प है वो उसके फ्रूट के अंदर एग लेइंग करते हैं। ओके, सो एग लेइंग करेंगे तो उसके जो लार्वा है, लार्वा फीड ऑन सीड्स ऑफ फिग। सो फिग अपने कुछ सीड उसको देती है फॉर ईटिंग पर्पज़, खाने के लिए, क्योंकि नरिशमेंट उनको फिग के सीड से मिलता है। उसके बदले में उसको वो पॉलिनेशन करवा के दे रहा है, मीन्स दोनों के लिए यहाँ पे बेनिफिशियल एसोसिएशन हो जाता है, दोनों के लिए बेनिफिशियल एसोसिएशन हो जाता है। नेक्स्ट जो है आपका है ऑर्किड प्लांट। ये मिटा दो बेटा, लाइकेन वाला मिटा देते। और एक एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में दिया है, ऑर्किड प्लांट्स एंड हनी बी।
एक्चुअली क्या होता है, ऑर्किड का फ्लावर जो है, ऑर्किड के फ्लावर की एक पत्ती, एक पंखुड़ी, एक लीफ पेटल, वो आपका फीमेल हनी बी जैसा दिखाई देता है और कलर भी फीमेल हनी बी जैसा होता है। तो मेल जो हनी बी है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है फॉर द मेटिंग पर्पज, और ये कंडीशन जो कहलाती है उसका मीन्स जो फीमेल जैसा स्ट्रक्चर है उस कंडीशन को कहा जाता है सेक्सुअल डिसीट। दैट कंडीशन वी कॉल्ड सेक्सुअल डिसीट, मीन्स सेक्सुअली मेल हनी बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द ऑर्किड प्लांट, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो फीमेल हनी बी वहाँ पे लोकेटेड है, और जब वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ मूव होती है तो वहाँ पे उसके लिम्स के साथ पोलन ग्रेन आपके अटैच हो जाते हैं और पॉलिनेशन वहाँ पे परफॉर्म होता है। ये कंडीशन को एक और वर्ड दिया है आपके एनसीईआरटी में, दैट इज सीडोकॉपुलेट। सीडोकॉपुलेट, सीडो का मतलब होता है बेटा फॉल्स और कॉपुलेशन का मतलब होता है मेटिंग। सीडोकॉपुलेट मतलब वो कॉपुलेट करने के लिए वहाँ पे आई थी फीमेल हनी बी के साथ, बट वो तो छलावा था, वो तो धोखा था, क्योंकि वो फीमेल तो थी नहीं, वो तो पेटल था फ्लावर का, तो ना दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सीडोकॉपुलेट। ये टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज़ की है, तो ऑब्वियसली एनसीईआरटी में दिया है तो इंपॉर्टेंट वर्ड आपका होगा ही। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म दोनों साथ में रहते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिट करवा देते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन की कैटेगरी आएगी कॉमन सिलाइज्म। नेक्स्ट है कॉमन सिलाइज्म। कॉमन सिलाइज्म में क्या होता है, कॉमन सिलाइज्म में वन ऑर्गेनिज्म इज डिपेंड ऑन अदर, सो बेनिफिशियल फॉर वन एंड नो इफेक्ट ऑन अदर, मीन्स अदर बिकम्स न्यूट्रल। अदर के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, एक तो एक के लिए बेनिफिशियल है और दूसरे के ऊपर कोई अफेक्ट ही नहीं हो रहा है। एक के लिए बेनिफिशियल है, दूसरों को कोई अफेक्ट ही नहीं हो रहा। इसके एग्जांपल देखिए, फिर से ऑर्किड प्लांट। ऑर्किड प्लांट, ऑर्किड प्लांट पैरासिटिक प्लांट है बेटा, ग्रो होता है ऑन मैंगो ट्री, सॉरी नॉट अ पैरासिटिक बट ग्रो होता है ऑन द मैंगो ट्री। ओके, सो ऑर्किड के लिए तो बेनिफिशियल है कि उसको जगह मिल जाती है मैंगो ट्री के ऊपर ग्रो करने के लिए, वो अपना रूट्स भी ग्रो करता है, हायर पोजीशन पे हो तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी प्रॉपर कर पाएगा। जो मैंगो ट्री है उसको कोई फ़ायदा नहीं, ऑर्किड से उसको कोई फ़ायदा नहीं है, वो होगा तो भी उसको कोई फ़ायदा नहीं, नहीं भी होगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं, मीन्स उसका ऑर्किड प्लांट का मैंगो ट्री की ब्रांचेस के ऊपर ग्रो होने से मैंगो ट्री को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये जो हो रहा है आपस में उनका जो रिलेशन है दैट वी कॉल्ड कॉमन सिलाइज्म। सेकंड वाला एग्जांपल है बार्नेकल्स। एक बार देख लो नाम क्या है, बार्नेकल्स, सॉरी बार्नेकल्स ग्रो ऑन वेल बैक। बार्नेकल्स ग्रो ऑन वेल बैक। बार्नेकल्स सी के छोटे छोटे से एनिमल्स हैं, छोटे छोटे एनिमल्स हैं, बहुत ही टाइनी हम, जो आपके वेल की बैक साइड पे, पीठ पे ग्रो करते हैं, वेल मछली के पीठ पे ग्रो करते हैं या उसके ऊपर जाके स्टिक हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। अब बार्नेकल को वेल से फ़ायदा है बट वेल को बार्नेकल से कोई फ़ायदा नहीं है और कोई नुकसान भी नहीं है, वो बस जस्ट उसके बैक के ऊपर स्टिक हो जाते हैं। बट वेल क्या करता है पता है हमें कि वेल को लंग्स है, मीन्स रेस्पिरेशन करने के लिए उसको बार बार बाहर आना पड़ता है, तो जब वो बार बार बाहर आता है तो मूवमेंट करता है ना। तो बार्नेकल्स क्योंकि छोटा ऑर्गेनिज्म है तो उसको मूव करने के लिए, और जू प्लैंकटन को खाता है, जो छोटे छोटे मछलियाँ होती है, छोटे छोटे जू प्लैंकटन या छोटे छोटे एनिमल्स है जो सी के अंदर रहते हैं, उनको ईट करने का काम करता है, खाने का काम करता है। तो उसको क्या फ़ायदा होता है, या तो उसको फोकट की सवारी करने को मिल जाती है, क्योंकि छोटा टाइनी ऑर्गेनिज्म है तो उसको मूव करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, बट क्योंकि वेल के बैक के ऊपर आपके अटैच है तो वेल जितना फास्टली मूव करेगी उतनी ज़्यादा फास्टली वो मूव हो जाती है, उसको अपना जो प्रे है उसको पकड़ने के लिए आसान हो जाता है, ईजिली मिल जाता है ना, और उसको प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, बैक से उसका बाइंड हुई होती है तो उसको प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। ओके, सो थर्ड वन एग्जाम्पल है कैटल इरगेट। स्पेलिंग चेक कर लो एक बार, इरगेट, इग्रेट है, सॉरी इग्रेट, कैटल, इग्रेट एंड कैटल।
कैटल इग्रेट और कैटल इग्रेट क्या होता है? आपने देखा होगा बहुत सारी गाय भैंसें जब चरती है खाद ग्राउंड के ऊपर, तो उनके पीठ के ऊपर एक वाइट कलर का पक्षी बैठा रहता है। दैट वाइट कलर के पक्षी को हमने बोला कैटल इग्रेट। तो वो उनके पीठ पे क्यों बैठता है? ओके, तो जो पीठ पे बैठता है तो इग्रेट को तो उससे फ़ायदा है, बट जो कैटल है या गाय भैंस है उनको उससे कोई फ़ायदा नहीं। क्या होता है फ़ायदा इग्रेट को? क्योंकि जब आपकी ग्रेजिंग जब गाय बैल आपकी ग्रेजिंग करती बेटा, तो उनकी एक्टिविटी के कारण, उनकी मूवमेंट के कारण आपके घास के अंदर जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आपके छुपे रहते हैं वो बाहर आ जाते हैं। और इग्रेट वही तो कीड़ों को खाती है, इंसेक्ट को खाती है, तो उसको ढूंढना नहीं पड़ते इंसेक्ट। उनके पीठ पे बैठ के घूमेगी तो इजीली उनको इंसेक्ट मिल जाएगा, इजीली उनको उनका फूड मटेरियल मिल जाएगा, उसके लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने नहीं पड़ेंगे। बट कैटल को कोई बेनिफिट नहीं उससे। कैटल का प्रेजेंट है या कैटल को इग्रेट प्रेजेंट है या नहीं है कोई मतलब नहीं रखती। ओके, द फोर्थ वन एग्जाम्पल, सी एनीमोन एंड क्रॉन फिश। सो सी एनीमोन एक वाटर एनिमल है, मराइन वाटर एनिमल है, जिसके पास बहुत सारे टेंटेकल्स होते हैं, स्टिंगिंग आउटग्रोथ होती है, टेंटेकल्स लाइक जैसे हाइड्रा के पास होते हैं, और स्टिंगिंग रहती है। तो जब सी एनीमोन मूव होता है तो उसके स्टिंगिंग टेंटेकल्स के अंदर क्राउन फिश छुप जाती है। छोटी छोटी मछलियाँ रहती हैं जो उसके अंदर टेंटेकल्स के अंदर छुप जाती हैं। तो सी एनीमोन को तो इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है, बट क्राउन फिश को सी एनीमोन से बहुत फ़ायदा है कि वो प्रेडेटर से उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है। क्योंकि कोई भी प्रेडेटर आएगा उसके पास उसको पकड़ने के लिए, तो सी एनीमोन के जो स्टिंगिंग टेंटेकल्स है वो उसको छुप जाएंगे, है ना, और वो वहाँ से मूव हो पाएगा। तो किसी भी प्रेडेटर के हाथ में वो इजीली नहीं आएगी, मीन्स वहाँ पे उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है, और जब वो छोटे छोटे जू प्लैंकटन को वगैरह खाते हैं वो भी, तो और वो जो फीसल मटेरियल रिलीज करती है, क्राउन फिश जो फीसल मटेरियल रिलीज करते हैं, वो फीसल मटेरियल सी एनीमोन के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल होता है, तो वो उसको ईट करता है ना, पर इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं, कंपलसरी नहीं भी करेगा तो उसको और दूसरे तरीके से भी खाना मिल ही जाता है। तो दैट आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉमन सिलेजम। ये कॉमन सिलेजम के एग्जांपल है जिसमें वन ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल होता है, जबकि दूसरे ऑर्गेनिज्म का उसका होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इंटरेक्शन बिटवीन पॉपुलेशन का तीसरी कैटेगरी जो आएगी हमारी बेटा, तीसरी कैटेगरी है प्रीडेशन। The third category is predation. So predation में क्या होता है? Predation में one organisms depend on other organism. One organism depend on other organism for food. So कैटेगरी क्या आएगी? दो, एक तो आएगी प्रे और दूसरी प्रीडेटर। So prey is nothing but the organism eaten by predator, हिंदी में हम उसे बोलते भक्ष्य, और predator is the organism eat the other organism, हिंदी में हम उससे बोलेंगे शिकारी, एक भक्ष्य और एक शिकारी। सो प्रीडेटर और प्रे ये बहुत ही कॉमन रिलेशन है, नेचर में देखने को मिलता है। सो जैसे प्लांट्स हैं, ओके, प्लांट्स को कौन खाते बेटा? हर्बीवोर। हर्बीवोर को कौन खाते हैं? कार्निवोर। कार्निवोर को कौन खाते हैं? टॉप कार्निवोर। और फाइनली टॉप कार्निवोर डेड होने के बाद डिकम्पोजर उसको खत्म कर देते हैं। तो प्लांट्स के लिए हर्बीवोर आर द प्रीडेटर, और हर्बीवोर के लिए प्लांट्स आर द प्रे। हर्बीवोर के लिए कार्निवोर एज अ प्रीडेटर, और कार्निवोर के लिए हर्बीवोर एज अ प्रे। सिमिलरली कार्निवोर के लिए टॉप कार्निवोर एज अ प्रेडेटर एंड टॉप कार्निवोर के लिए कार्निवोर एज अ प्रे। इस तरह से जो आपकी फूड चेन चलती है नेचर में, फूड चेन इस तरह से प्रे और प्रेडेटर को शो ऑफ करती है। ओके, सो इनका क्या रिलेशन आपस में? एक्चुअली प्रीडेटर प्रे को खाता है। ओके, सो प्रीडेटर की जो प्रे की जो पॉपुलेशन है, प्रे की पॉपुलेशन को मेंटेन करने का काम प्रीडेटर करता है। सो एक रीज़न है मेंटेन द पॉपुलेशन ऑफ प्रे। बट प्रे का पॉपुलेशन मेंटेन करने के लिए प्रे के पास क्या एबिलिटी होना चाहिए?
पहली तो एबिलिटी उनके पास ये होना चाहिए कि उनका रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो हाई होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव रेट हाई होना चाहिए। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रे होंगे तो उनके ऊपर प्रेडेटर अटैक करेगा, तो उनका जो पॉपुलेशन रहता है नेचर के अंदर वो मेंटेन रहता है। तो नेचर ने जो फूड चेन की लोअर कैटेगरी है, फूड चेन की जो अपर कैटेगरी है, उनका रिप्रोडक्शन का रेट भी वैसा ही रखा है बेटा। जो लोअर कैटेगरी है वो ईजिली रिप्रोड्यूस होते हैं और नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म क्रिएट करते हैं, एंड जो टॉप पोजिशन पे रहते हैं फूड चेन में, उनका रिप्रोडक्शन रेट नेचुरली कम रहता है। सो अगर सपोज एक एरिया है आपका, एक जंगल वाला एरिया, एक जंगल वाले एरिया में 100 ऑफ द डियर है और 100 ऑफ द डियर के पीछे एक ही लॉयन है आपका या एक ही टाइगर है, तो क्या करेगा, टाइगर डियर की पॉपुलेशन को इजीली मेंटेन कर लेगा। ओके, बट सेम फॉरेस्ट 100 ऑफ द डियर और वहाँ पे 70 आर टाइगर, 70 टाइगर हैं, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ द प्रेडेटर इंक्रीज हो गए, तो प्रे का पॉपुलेशन इजीली डिक्रीज हो जाएगा। धीरे 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 ऐसा ना हो जाए कि प्रे पूरी तरीके से खत्म ही हो जाएंगे। मीन्स इफ द प्रेडेटर्स नंबर आर इंक्रीज्ड इन फूड चेन देन इट मे एक्सटिंक्ट द प्रे क्वांटिटी और प्रे पॉपुलेशन को एक्सटेंड करने की भी पॉसिबिलिटी रखती है। तो ये चीज़ें नेचर खुद ब खुद मेंटेन करता है कि जो रिप्रोडक्टिव रेट है प्रे ऑर्गेनिज्म का वो मोर रहता है, रिप्रोडक्टिव रेट है आपका प्रेडेटर का वो क्या कर सकते हैं पॉपुलेशन मेंटेन करने के लिए। प्रे के पास कुछ स्पेशल एबिलिटी रहती है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स रहते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रेडेटर। सो क्या क्या है, पहले तो होता है, जैसे हम डियर की बात करेंगे, सपोज वी टॉक अबाउट डियर, तो क्या है, फास्ट रनिंग, बहुत फास्ट रन कर पाते हैं। उनकी बॉडी में जो उनकी लेंथ रहती है लिम्स की वो लॉन्गर रहती है, बॉडी थिन रहती है, जिसके थ्रू वो इजीली मूवमेंट कर पाए। ओके, उनका जो कलर रहता है वो हल्का सा ब्राउन कलर रहता है, तो ड्राई ग्रास में वो अपने आप को छुपा सकते हैं। उनके जो ईयर्स रहते हैं वो इतने ज़्यादा अटेंटिव रहते हैं कि वो दूर की भी साउंड ईजीली सुन पाते हैं और अपनी मूवमेंट कर पाते हैं। तो ये उनकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस है, ये उनकी बॉडी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन है जिसके थ्रू वो अपने आप को प्रेडेटर से बचाते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन, ये चेंजेस, ये एडाप्टेशन आपको ईच एंड एवरी लेवल पे मिल जाएंगे, ईच एंड एवरी ट्रॉपिक लेवल पे मिल जाएंगे। अगर हम प्लांट्स की बात करते बेटा, तो प्लांट्स के पास भी ये मैकेनिज्म है हर्बीवोरस एनिमल से अपने आप को बचाने के लिए। प्लांट्स क्या करती हैं, जैसे ओपुंचिया है जो डेजर्ट एरिया में मिलता है, उसके पास आपको स्पाइन मिल जाएंगे। देन जिजीपस है, बेर या बबूल है, तो इनके पास आपको थॉर्न मिल जाएंगे। रोज़ है, उनके पास आपको स्पाइन मिल जाएंगे। ओके, और जैसे दूध वाले पौधे आपने देखा होगा, कुछ प्लांट्स की पत्तियां अगर आप तोड़ेंगे तो उसमें से दूध बाहर निकलता है, दैट इज वी कॉल्ड द लैटेक्स, है ना। सो सम प्लांट्स प्रिपेयर द लैटेक्स, और जिस प्लांट में से लैटेक्स निकलता है उस प्लांट को हर्बीवोरस एनिमल्स नहीं खाते। कुछ प्लांट्स में पर्टिकुलर केमिकल्स बाहर निकलता है, वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग केमिकल होता है या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसको भी हर्बीवोरस एनिमल्स नहीं खाते। तो ये उनके मॉडिफिकेशन है, ये प्लांट्स के मॉडिफिकेशन है अपने आप को ग्रेजिंग एनिमल से, अपने आप को हर्बीवोरस से बचाने के लिए। ओके, बटरफ्लाइज जो है और एक एनिमल्स में जो कैटेगरी देखने को मिलती है, जो उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है, मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन है टू सर्वाइव देमसेल्फ फ्रॉम द प्रेडेटर, वो है कॉमोफ्लेज में क्या है बेटा, कलर चेंज करने की एबिलिटी है। किसके पास है, कैमेलियन के पास। कैमेलियन आपका कलर चेंज कर सकता है, जिस एरिया में जाएगा उस एरिया में जिस बैकग्राउंड के साथ वो अपने कलर को चेंज कर सकता है। ये एबिलिटी आपको कुछ फ्रॉग्स के अंदर भी देखने को मिलेगी, कुछ फ्रॉग्स के अंदर भी बैकग्राउंड के साथ अपने आप को मैच करने की एबिलिटी है। और एक कंडीशन बताई थी यहाँ पे, मोनार्च बटरफ्लाई का एक एग्जाम्पल है जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है। मोनार्च बटरफ्लाई के पास एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, उसके पास एक प्रॉपर्टी है, वो एक स्पेशल तरह का केमिकल रिलीज करती है, अपनी बॉडी से एक स्पेशल तरह का केमिकल रिलीज करती है, और उस केमिकल की स्मेल के कारण उसके पास उसका कोई प्रेडेटर नहीं आ पाता। ओके, कैलेट्रोपिस आंकड़े के अंदर लैटेक्स प्रिपेयर करने की एबिलिटी है। वन मोर एक
चीज़ आपके एनसीईआरटी में जो दी है, दैट इज द 25% ऑफ द इंसेक्ट, 25% ऑफ द इंसेक्ट आर डिपेंड ऑन द सेल सैप और अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट फॉर फूड पर्पज। सो उनके लिए एक वर्ड यूज किया है दैट वी कॉल्ड द फाइटो वर्ड एक बार चेक कर लो बेटा, फाइटोफैगस, यस फाइटोफैगस मीन्स ऐसे इंसेक्ट जो सेल सैप के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं फॉर द फूड पर्पज। सो दिस इज अबाउट द प्रिडेशन मीन्स वन ऑर्गेनिज्म इज डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड पर्पज एंड दैट इज बेनिफिशियल टू मेंटेन देयर पॉपुलेशन ऑल्सो। बट इफ द पॉपुलेशन ऑफ द प्रिडेटर्स मोर देन एक्सटिंक्शन होने के चांसेस भी यहाँ पे बढ़ जाते हैं प्रे कैटेगरी के, प्रे स्पीसीज के। ओके, तो नेचर को इन चीज़ों को मेंटेन करना आता है। सो नेचुरली बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एडाप्टेशन आपको दिखने को मिलते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में जो प्रिडेशन से अपने आप को बचा सकते हैं। कॉम्पिटिशन डार्विन लाइन्स क्या थे बेटा? डार्विन ने इवोल्यूशन का कंसेप्ट रखा था, उसमें उन्होंने क्या बोला था? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जब दो स्पीसीज साथ में रहते हैं तो सिमिलर रिसोर्स के लिए वो स्ट्रगल करते हैं एक दूसरे से फॉर देयर एग्जिस्टेंस। सो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस किसके लिए? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस फॉर देयर सर्वाइवल पर्पस। और उसमें से सर्वाइव कौन सी हो जाती है? उसमें से जो फिटेस्ट होगी, फिजिकली फिट होगी, वो स्पीसीज आपकी सर्वाइव कर जाती है। सो वो जो कंसेप्ट था डार्विन का, वो कंसेप्ट बेस्ड था इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इस इंटरेक्शन के ऊपर बेसिस था। इंटर स्पेसिफिक मतलब दो सिमिलर स्पीसीज एक साथ रह रही है एक जगह पे, है ना। सपोज हम हिबिस्कस की बात करेंगे तो हिबिस्कस की दोनों स्पीसीज़ें एक साथ रह रही है, एक कॉमन एरिया में रह रही है, तो वो आपस में कंपटीशन करेगी। किस चीज़ के लिए कंपटीशन करेगी? सनलाइट के लिए कंपटीशन करेगी, वाटर के लिए कंपटीशन करेगी, मिनरल्स के लिए कंपटीशन करेगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कंपटीशन करेगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी लेना है। तो ये जो कॉमन थिंग्स है, ये जो कॉमन मटेरियल्स है जो उनके बॉडी के लिए यूज़फुल है, तो उनके बीच में कंपटीशन रहेगा और जो फिजिकली फिटेस्ट स्पीसीज होगी वो ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेगी और जो थोड़ी कमज़ोर होगी वो कम क्वांटिटी में ले लेगी। तो ये आपस में उनके बीच का जो कंपटीशन है बेटा, दैट कंपटीशन वी कॉल द इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, सॉरी इंट्रा-स्पेसिफिक कंपटीशन, दैट वी कॉल इंट्रा-स्पेसिफिक कंपटीशन। और इंटर-स्पेसिफिक कंपटीशन दो डिफरेंट स्पीसीज, सपोज हिबिस्कस की एक स्पीसीज़ है और दूसरी आपकी जास्मिन की स्पीसीज़ है। हिबिस्कस और जास्मिन दो अलग अलग स्पीसीज़ है और दो साथ में रह रही है, तो वो भी आपस में जो कंपटीशन करते हैं दैट वी कॉल द इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ओके, टू डिफरेंट स्पीसीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्पीट फॉर सिमिलर रिसोर्स। दो अलग अलग स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म है और सिमिलर रिसोर्स के लिए कंपटीशन करे। तो रिसोर्स सिमिलर क्या हो गया? यहाँ पे प्लांट का एग्जांपल अगर हमने लिया तो रिसोर्स सिमिलर क्या हो बेटा? मिनरल्स जो ज़मीन से उनको लेना है, वाटर जो ज़मीन से उनको लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से उनको लेना है, सनलाइट, है ना। ये कॉमन रिसोर्सेज हो गए जिसके लिए वो आपस में कॉम्पिटिशन कर रही है। ये तो प्लांट का एग्जाम्पल हो गया। ओके, एक एनिमल का एग्जाम्पल भी आपके एनसीईआरटी में दिया है। कौन सा? फ्लैमिंगोज एंड रेसिडेंट फिशेज कॉम्पीट फॉर सिमिलर फूड, दैट इज जू प्लैंक्टन। सिमिलर फूड क्या है उनका? जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन आर द स्मॉल एनिमल्स, स्मॉल क्रिएचर्स दैट आर फाउंड इन द वाटर। तो जो छोटी छोटी फिशेज होती है, रेसिडेंट फिशर मतलब पर्टिकुलर जगह की जो स्पीशीज है, और फ्लैमिंगो बर्ड होता है। फ्लैमिंगो बर्ड भी फिशेज जू प्लैंक्टन खाता है, फिशेज भी जू प्लैंक्टन खाती है। तो दोनों आपस में जू प्लैंक्टन के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, तो उनके बीच का जो कंपटीशन है दैट वी कॉल द इंटर स्पेसिफिक, क्योंकि स्पीसीज डिफरेंट है और आपस में कंपटीशन कर रही है। सेकंड और एक एग्जांपल दिया उनने, इस कंपटीशन के बेसिस पे कुछ थ्योरीज रिलेटेड है, अलग अलग साइंटिस्ट ने दी है। तो उसमें से एक फेमस थ्योरी है गॉस कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर कंपटीशन का पार्ट आता है तो उसमें से गॉस कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। क्या है इसमें? व्हेन टू डिफरेंट स्पीसीज कॉम्पीट फॉर सिमिलर रिसोर्स, सुपीरियर स्पीसीज एलिमिनेटेड द इन्फेरियर। मैंने सुपीरियर लिख दिया डबल से, एलिमिनेटेड द इन्फेरियर मीन्स दो स्पीसीज है, अलग अलग स्पीसीज है, एक ही जगह पे रह रही है और सिमिलर रिसोर्स के लिए कंपटीशन कर रही है। तो जो सुपीरियर स्पीसीज होगी, जो साइज में बिग है,
फिज़िकली फिट है, जिसका एरिया ज़्यादा है, जिसका वेट ज़्यादा है, हम बोलेंगे कि फिज़िकली मोर फैली हुई है आपकी, या बहुत ज़्यादा जगह उसने घेरी है, वो क्या करेगी, जो छोटी सी स्पीसीज़ है या जो इन्फीरियर स्पीसीज़ है उसको दबा देगी और दबा देगी तो इस हद तक दबा देगी कि वो फाइनली इन्फीरियर स्पीसीज़ उस पर्टिकुलर एरिया से एक्सटिंक्ट ही हो जाएगी, ख़त्म ही हो जाएगी, है ना, ख़त्म ही हो जाएगी, एक्सटिंक्ट ही हो जाएगी। ये गॉस का कहना था। इसको प्रूफ करने के लिए एक एग्जांपल दिया उनने। एबिनगॉन टॉर्टॉइस जो थे, एबिनगॉन टॉर्टॉइस जो गैलापागोस आइलैंड पे रहते थे, एबिनगॉन टॉर्टॉइस जो गैलापागोस आइलैंड पे रहते थे, तो बहुत मज़े से रहते थे वो, क्योंकि उनको खाने के लिए बहुत सारा रिसोर्सेज था। अब उस आइलैंड पे ह्यूमन बींग तो था नहीं। जब ह्यूमन बींग वहाँ पे जाके रहना स्टार्ट कर दिया तो ह्यूमन बींग ने अपने साथ कुछ गोट को ले गया, है ना, क्योंकि गोट हमें पता है डोमेस्टिक एनिमल है, तो ह्यूमन बींग के साथ वो वहाँ पे पालना स्टार्ट कर दिया उसने गोट को। तो गोट का खाना भी आपका ग्रासेस है ना, हर्बीवोरस है, एंड टॉर्टॉइस भी हर्बीवोरस है, वो भी आपका घास खाता था। ओके, तो गोट का जो ईटिंग एबिलिटी है टॉर्टॉइस की तुलना में ज़्यादा है, ईटिंग एबिलिटी है, क्योंकि बॉडी की साइज़ भी तो बड़ी है, तो बॉडी की साइज़ बड़ी है तो न्यूट्रिशन ज़्यादा लगेगा, तो उनकी जो ईटिंग एबिलिटी है वो ज़्यादा है। तो इस वजह से क्या हुआ उस एरिया की, पर्टिकुलर एरिया की पूरी घास ही खत्म हो गई। अब घास खत्म हो गई तो टॉर्टॉइस की स्पीसीज़ को सर्वाइव करना मुश्किल हो गया, और धीरे धीरे उस एरिया से, उस आइलैंड से वो स्पीसीज़ आपकी खत्म हो गई। इस एग्जाम्पल के थ्रू गॉस ने अपना एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया गया। ओके, बट ये सभी स्पीसीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं था, है ना, सभी स्पीसीज़ के लिए ऐसी कोई भी एप्लीकेबल नहीं था, कि ऐसी कोई भी और कोई एग्जांपल नहीं मिला जिसकी खाने की वजह से या जिसकी सुपीरियर, खाने के लिए बोलेंगे हम, सुपीरियर स्पीसीज़ की वजह से इन्फीरियर स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो गई। ये तो गॉस का कहना था हालांकि कि टॉर्टॉइस उसकी वजह से एक्सटिंक्ट हुआ, पर मे भी उसका कोई और रीज़न हो सकता है, बाकी इसके अलावा कोई एग्जाम्पल दूसरा देखने को नहीं मिला। कंपटीशन के एरिया में सेकंड पार्ट आता है कॉम्पिटिटिव रिलीज। बेटा कॉम्पिटिटिव रिलीज कॉर्नेल्स ने रोल रखा था कॉम्पिटिटिव रिलीज का। उनने क्या कहा था, कॉर्नेल्स गेव द फेनोमेनॉन ऑफ सुपीरियर स्पीसीज रेस्ट्रिक्टेड द ग्रोथ ऑफ द इन्फीरियर स्पीसीज। कॉर्नेल्स का कहना था कि सुपीरियर स्पीसीज और इन्फीरियर स्पीसीज जब साथ में रहते हैं तो ऐसा कुछ नहीं कि सुपीरियर स्पीसीज आपकी इन्फीरियर स्पीसीज का एग्जिस्टेंस खत्म कर देती है, उसको एलिमिनेट कर देती है, या वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, बट क्या करती है सुपीरियर स्पीसीज उसका एरिया रेस्ट्रिक्टेड करते हैं। मीन्स सपोज 2 हेक्टर एरिया में 2 स्पीसीज आपकी फैली हुई है, और सुपीरियर स्पीसीज क्या करती है, वो 2 हेक्टर एरिया में से एकदम हाफ हेक्टर एरिया ही इन्फीरियर स्पीसीज को देती है, उसका बाकी पूरी जगह पे अपनी ग्रोथ कर लेती है, क्योंकि साइज बड़ी है, सुपीरियर है, तो अपनी ग्रोथ कर लेगी और इन्फीरियर को एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया तक ही सीमित रखेगी। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ करने के लिए भी उसने एक एग्जांपल दिया। क्या एग्जांपल दिया, बेलानोस स्पीसीज जो है प्लांट की स्पीसीज है, और कैथामेलस जो है ये भी प्लांट की स्पीसीज है। ये पॉन्ड के नियर बाय रहते हैं, आपके पॉन्ड जो एरिया है उसके नियर बाय रहते हैं। तो बेलानोस स्पीसीज जब पहले तो कैथामेलस स्पीसीज वहाँ पे थी, जैसे ही वहाँ पे बेलानोस स्पीसीज ने ग्रो करना स्टार्ट किया तो बेलानोस एज ए सुपीरियर स्पीसीज थी, ये सुपीरियर थी बेटा, ये सुपीरियर स्पीसीज थी, और ये जो थी आपकी इन्फीरियर स्पीसीज थी। तो इस सुपीरियर स्पीसीज ने उस एरिया को ज़्यादा घेर लिया, और इन्फीरियर स्पीसीज का जो एरिया है वो रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, पर्टिकुलर एरिया तक ही वो अपना ग्रोथ कर पाई। ओके, ये उनका कहना था। बट ये रेस्ट्रिक्ट तो कर दिया, ठीक है, बट अगर उनने इस जगह से सपोज सुपीरियर स्पीसीज को निकाल दिया, सुपीरियर स्पीसीज उस जगह से हट गई, तो इन्फीरियर स्पीसीज फिर वो पूरे एरिया में ग्रो करने के चांसेस हो जाते हैं। मीन्स ये रेस्ट्रिक्शन रहता है उनके ऊपर सिर्फ जगह का, और जैसे ही वहाँ पे सुपीरियरिटी हट जाती है वो अपना पूरी एरिया में फिर से ग्रोथ करती है। दैट वी कॉल द कॉम्पिटिटिव रिलीज। मतलब पहले कॉम्पिटिशन थी जगह के लिए, जैसे ही सुपीरियर खत्म हो गई तो कॉम्पिटिशन रिलीज हो गई, कॉम्पिटिशन रिलीज हो गई, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कॉम्पिटिटिव रिलीज। एक अनादर और थिंग जो है कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड, थर्ड टाइप आता है बेटा, इसका थर्ड पार्ट आता है रिसोर्सेज पार्शनिंग। रिसोर्सेज पार्शनिंग, इफ 2 स्पीसीज कॉम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स दे कैन अवॉइड कॉम्पिटिशन फॉर चूजिंग द डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग। जब 2 से ज़्यादा स्पीसीज या 2 स्पीसीज एक जगह पे रह रही है और सिमिलर फूड मटेरियल के लिए या सिमिलर रिसोर्स के लिए कॉम्पीट करना है, तो उनको कॉम्पिटिशन को अवॉइड करती है। तो अवॉइड करने का एक तरीका उनके पास क्या होगा कि उनका जो खाना खाने का समय होगा वो अलग अलग होगा। एक सपोज सुबह के समय खाएगी एक एरिया से, तो दूसरा शाम के समय खाएगी, है ना, तो वो अपना टाइम पीरियड चेंज कर देते, तो आपस में कंपटीशन होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपस में कंपटीशन होगा ही नहीं। या फिर क्या करेगी, एक स्पीसीज कुछ और खा लेगी पर्टिकुलर एरिया का, तो दूसरी स्पीसीज कुछ और मटेरियल खा लेगी, मतलब उनका फीडिंग
पार्ट जो है वो सिमिलर नहीं होगा। इस पार्ट को प्रूव करने मैकैथुर जो साइंटिस्ट है उन्हें 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज दे आर लिविंग ऑन द सेम ट्री। कौन सी स्पीसीज थे वो? वार्बलर स्पीसीज थे बेटा, सेम ट्री के ऊपर रहते थे। दे आर हैविंग द डिफरेंट फ्रॉजिंग एक्टिविटी, ये वर्ड दिया है आपके एनसीईआरटी में। फ्रॉजिंग एक्टिविटी मतलब उनकी फीडिंग एक्टिविटी जो थी वो डिफरेंट थी। डिफरेंट फीडिंग टाइम था उनका, अलग अलग समय खाना खाते थे, अलग अलग टाइप का खाना खाते थे, रहते थे हालांकि एक ही पेड़ के ऊपर रहते थे, बट अपने आपस में अवॉइड करते थे कंपटीशन को। तो ये भी एक तरीका है कंपटीशन को अवॉइड करने का। ओके, एंड द लास्ट वन इंटरेक्शन बिटवीन द पॉपुलेशन, इंटरेक्शन बिटवीन पॉपुलेशन का जो लास्ट पार्ट है बेटा हमारा बच्चा, दैट इज द पैरासिटिज्म, और वो इस लेसन का भी लास्ट पार्ट है, पैरासिटिज्म। ओके, सो पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म क्या होता है? वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। सो वन ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है फूड के लिए। तो जो ऑर्गेनिज्म डिपेंड है दैट वी कॉल्ड पैरासाइट, और जिसके ऊपर डिपेंड है दैट वी कॉल्ड होस्ट। जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है खाने के लिए दैट वी कॉल्ड होस्ट। सो पैरासाइट के पास कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो होस्ट के बॉडी के साथ वो अपना एसोसिएशन कर सके, है ना, चिपक सके, उनके साथ एडर हो सके। और होस्ट के पास भी कुछ स्पेशल मैकेनिज्म रहते हैं कि जो उनको अवॉइड कर सके, जो पैरासाइट को अवॉइड कर सकते हैं। उनको पता है कि हमारे पैरासाइट है और ये हमारे हार्मफुल है, तो इनको अवॉइड कैसे करना है। ओके, तो दोनों के पास स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं, एक के पास अवॉइड करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, एक के पास बाइंड करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं। तो पैरासाइट के पास क्या होते हैं, पहले तो वो देखते हैं। पैरासाइट के पास होते हैं एडरिंग ऑर्गन, एडरिंग ऑर्गन मतलब होस्ट बॉडी के साथ चिपकने वाला ऑर्गन, ऐसा ऑर्गन जो होस्ट बॉडी को होल्ड करके सके, उनके साथ स्ट्राइकली क्या हो सकते चिपक सके, एडर कर सके। ओके, देन उनके पास होते सकिंग ऑर्गन। सकिंग ऑर्गन क्योंकि होस्ट बॉडी में से खाना ले रहा है, तो होस्ट बॉडी में से ऑलरेडी डाइजेस्टेड किया हुआ खाना ले रहा है। ओके, तो उस डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को, डाइजेस्टेड फूड तो जूस के फॉर्म में रहता है, तो उस जूस को उसको चूसना है, तो उनके पास स्पेशल सकिंग ऑर्गन रहता है जिसके थ्रू वो उसको चूस सके। देन थर्ड है वीक डाइजेस्टिव सिस्टम। वीक डाइजेस्टिव सिस्टम, वीक डाइजेस्टिव, बहुत ज़्यादा वीक डाइजेस्टिव सिस्टम रहते हैं क्योंकि ऑलरेडी तो पचा पचाया खाना ले रहे हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम काम ही नहीं है, तो काम नहीं है जिसकी वजह से उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी होती है बेटा, वीक होती है। लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, लॉस ऑफ अननेसेसरी, स्पेलिंग रॉन्ग हो गई शायद, सेंस ऑर्गन। अब उनको दूसरा कुछ काम तो करना नहीं, ना टेस्ट लेना है, ना स्मेल लेना है, ना कुछ करना है, पचा पचाया बस खाना अपने बॉडी के अंदर डालना है, तो सेंस ऑर्गन की जरूरत ही नहीं। तो कुछ कुछ सेंस ऑर्गन जिनकी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं, उनको बॉडी में से एलिमिनेट करते हैं, उनकी बॉडी में होते ही नहीं है। देन नेक्स्ट है उनका हाई रिप्रोडक्टिव रेट। हाई रिप्रोडक्टिव रेट, बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन का रेट भी ज़्यादा रहता है क्योंकि होस्ट बॉडी में जाने के बाद, क्योंकि उनको होस्ट से न्यूट्रिशन लेना है, ऑब्वियसली होस्ट के बॉडी में जाएगा या होस्ट की बॉडी से बाहर से चिपकेगा, तो उसकी बॉडी कैसी होगी बेटा, शॉर्ट होगी, छोटी सी होगी, मतलब उसका जो एरिया होगा छोटा सा होगा। अब छोटे से एरिया में ग्रो करना है या उसको होस्ट से न्यूट्रिशन लेना है, तो उनका रिप्रोडक्शन रेट कैसे रहता है, वहाँ पे हाई रहता है। और होस्ट के पास क्या रहता है, तो होस्ट के पास क्या मैकेनिज्म रहता है उसको रोकने के लिए, होस्ट के पास नंबर ऑफ द फैगोसिटिक सेल रहते हैं जो इस तरह के पैरासाइट को वर्क रोक देते हैं। फैगोसिटिक सेल या फिर उसके बॉडी का जो टेम्परेचर और पीएच है, कभी कभी टेम्परेचर और पीएच होस्ट बॉडी का, वो भी उनको बाइंड होने से रोकता है, किसको, पैरासाइट को होस्ट बॉडी से बाइंड होने से रोकता है। ये चीज़ आपकी हो जाती है। बट पैरासाइट में क्या है, एक चीज़ आपकी क्या है, एक चीज़ वो क्या करती है, होस्ट बॉडी को अफेक्ट करती है। किस तरह से अफेक्ट करेगी होस्ट बॉडी को, उनकी फिजिकल एक्टिविटी रोक देगी, फिजिकल एक्टिविटी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, उनके मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, एंड समटाइम उनके रिप्रोडक्शन में भी प्रॉब्लम क्रिएट करती। इस तरह से वो होस्ट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मीन्स पैरासिटिज्म में
टोटली फ़ायदे में जो रहता है वो पैरासाइट रहता है और जो नुकसान झेलता है वो होस्ट रहता है ना। तो ये एक क्या बोलेंगे हम, एक ही तरफ, एक के लिए फ़ायदेमंद है और दूसरे के लिए नुकसानदायक है। ओके, कभी कभी क्या होता है, वन पैरासाइट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल बिटवीन टू होस्ट। वन पैरासाइट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन टू होस्ट। इसमें एक एग्जांपल दिया है आपका लीवर फ्लग। इसमें उसका जो प्राइमरी होस्ट है, फर्स्ट होस्ट जो होता है बेटा, वो होता है आपका स्नेल, एंड जो सेकंड होस्ट होता है वो होता है फिश। ओके, देन नेक्स्ट है आपका मलेरिया पैरासाइट, प्लाज्मोडियम। मलेरिया का पैरासाइट, मलेरिया कौन सा है बेटा, प्लाज्मोडियम। ओके, सो प्लाज्मोडियम का फर्स्ट होस्ट है ह्यूमन और सेकंड होस्ट है, सेकंड होस्ट जो उसका वेक्टर भी है, सेकंड होस्ट उसका वेक्टर भी है, वेक्टर मीन्स ट्रांसमिट करता है, वो है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। फर्स्ट होस्ट ह्यूमन बींग है, सेकंड फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, मीन्स अपनी हाफ लाइफ साइकिल वो ह्यूमन की बॉडी में कंप्लीट करता है इनसाइड देयर ब्लड और लीवर, और सेकंड जो लाइफ साइकिल के छोटा सा स्पैन वो आपका फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के बॉडी के अंदर भी आपका कंप्लीट करता है। तो ये उसके दो होस्ट कहलाते हैं। ओके, सो सम ऑफ द जो आपके पैरासाइट होते हैं बेटा, दो होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू देयर लिविंग एरिया, वो जहाँ पे रहते हैं उसके बेसिस पे पैरासाइट के दो टाइप्स आते हैं बेटा आपके। जिस एरिया में रहते हैं उसके बेसिस पे पैरासाइट के दो टाइप्स आते हैं। एक आता है एक्टो पैरासाइट और दूसरा आता है एंडो पैरासाइट। एक्टो पैरासाइट एक्सटर्नली स्टिक टू होस्ट बॉडी और एंडो पैरासाइट इंटरनली स्टिक टू होस्ट बॉडी। सो एक्टो पैरासाइट का एग्जांपल है, एक्टो पैरासाइट का एग्जांपल क्या आ जाएगा, लीच। जो जुए रहती है सिर के अंदर, वो क्या करती है, बाहर से आपकी स्किन जो रहती है, स्किन को चिपक जाती है और उसमें से खून चूसती है। ओके, तो बाहर से बॉडी से चिपकी हुई है और दूसरे के ऑर्गेनिज्म के बॉडी से न्यूट्रिशन ले रही है, तो ऑब्वियसली पैरासाइट है। बट कैसा पैरासाइट है, एक्टो पैरासाइट है। कैसा पैरासाइट है, एक्टो पैरासाइट है, बाहर से। एंडो पैरासाइट अंदर से। एग्जाम्पल क्या आएगा, एंडो पैरासाइट में ह्यूमन बींग का एग्जाम्पल लेते हैं। हमारी बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन से एक वर्म चिपका है, दैट वी कॉल्ड अपेंडिक्स। एक वर्म आपकी लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच है, दैट वी कॉल्ड अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। तो ये एंडो पैरासाइट का एग्जांपल है। ऐसे नंबर ऑफ द बैक्टीरिया भी बॉडी के अंदर रहते हैं, एज ए एंडो पैरासाइट की तरह वर्क करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर लिविंग एरिया, जिस एरिया में रहते हैं, पैरासाइट एंड एंडो पैरासाइट। वन मोर एग्जाम्पल जो दिया है आपके एनसीईआरटी में, वो दिया बेटा बर्ड्स का। वन मोर जो एग्जाम्पल दिया है वो बर्ड्स का। बर्ड्स में क्या हो जाता है, वन बर्ड lays egg to another bird nest। और इसके एग्जांपल ये कुक्कू आपका एग देता है क्रो के नेस्ट में। एक बर्ड क्या करता है, अपने अंडे दूसरे बर्ड के नेस्ट में देता है कि वो प्रोटेक्ट करेगा उस अंडे को, उसको प्रोटेक्ट करने का काम नहीं पड़ेगा। और ये कौन काम करता है, ये काम कोयल करती है। कोयल के अंडे और क्रो के अंडे नियर अबाउट एक जैसे दिखाई देते हैं। इवोल्यूशन के दौरान बहुत सारी चीज़ें बेटा आपकी जब मॉडिफाइड हुई है तो थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं, पर बहुत सारी चीज़ें आपकी सिमिलरली दिखती हैं। तो एक कंडीशन में कोयल अपने अंडे क्रो के नेस्ट में जाके देती है। अब क्रो बेचारा आइडेंटिफाई नहीं कर पाता ये मेरा अंडा है कि कोयल का अंडा है, और वो क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट भी करता है, अंडे को प्रोटेक्ट करता है और उसको इंक्यूबेट भी कर देता है, उसको इंक्यूबेट करके हैच भी कर देता है। और हैच करने के बाद उसको पता चलता है अरे ये तो कोयल का है, ये तो मेरा है ही नहीं, ये तो कोयल का है। तो ये जो टाइप है पैरासाइट का, इसे कहा जाता है ब्रूड पैरासिटिज्म, दैट वी कॉल्ड ब्रूड पैरासिटिज्म।
ब्रूड पैरासिटिज्म मीन्स वन ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के, या वन बर्ड बोलेंगे हम, वन बर्ड दूसरे बर्ड के नेस्ट में जाके एग लेइंग करता है। ओके, तो उसको थोड़ा सा मेहनत नहीं करना पड़ती ना, कि एग का हैच करना पड़ेगा, इंक्यूबेट करना पड़ेगा, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ये सारी मेहनत करने की काम उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ओके, सो दिस इज अबाउट द पैरासिटिज्म। सो इंटरेक्शन बिटवीन पॉपुलेशन का पार्ट यहाँ पे अपना कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, जिसमें हमने म्यूचुअलिज्म, देन कॉमन्सिलिज्म, कॉम्पिटिशन, पैरासिटिज्म एंड प्रिडेशन, ये टाइप करें। ये इस लेसन का लास्ट वाला पार्ट था बेटा। आई होप आपको ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो क्लास 12th का लेसन है, जो हमने 2 पार्ट में कंप्लीट किया, फर्स्ट पार्ट में ऑर्गेनिज्म और उसके एडाप्टेशन देखे, और सेकंड पार्ट में हमने पॉपुलेशन एरिया को कवर किया। आई होप आपको ये प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपने मेरा एडाप्टेशन का जो ऑर्गेनिज्म वाला वीडियो नहीं देखा होगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगी, आप दोनों एक साथ वीडियो देखोगे तो आपका लेसन प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हो जाएगा। इकोलॉजी का लेसन है, इकोलॉजी के अंदर 3 लेसन आते हैं, में से इस साल एक लेसन आपका ओमिट हो चुका है, बचे 2 लेसन और उसका वेटेज है 12 नंबर का, 12 नंबर का वेटेज है। तो यहाँ से बहुत सारे छोटे मोटे क्वेश्चन अराइज होने की पॉसिबिलिटी होती है। सो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, मैं और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू एवरीवन।